मैं जब भी कोई डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स कराता हूं तो पूरी प्रूफ के साथ बताता हूं दोस्तों कि ये क्यों इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे दिख रहा है 2025 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है डेरिवेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी का सूत्र निकालने के लिए, जो कि कभी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप पिछले 4 से 5 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, ये सारे डेरिवेशन नहीं पूछता था। लेकिन ये डेरिवेशन अब शामिल कर दिया है दोस्तों, दो डेरिवेशन, जिसमें से एक है लेंस का सूत्र वाला डेरिवेशन ए वाला, और दूसरा है दर्पण वाला। अगर 2025 में ये डेरिवेशन आया है तो थोड़ा बहुत दिमाग आप भी लगा सकते हो दोस्तों कि इस बार डेरिवेशन 90% से ज्यादा चांसेस है कि इस बार आएगा तो आएगा। 7 सेट में से कोई ना कोई सेट में जरूर पूछा जाएगा, और वो सेट आपका भी हो सकता है दोस्तों, वो पेपर आपका भी हो सकता है। एक बार भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं जो बहुत लोग नहीं बोलते, कि वीडियो बिना रटाए, बिना किसी बातों में उलझाए, ये पूरा डेरिवेशन, चाहे इसका रे डायग्राम हो चाहे इसका डेरिवेशन हो, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली एकदम मक्खन की तरह क्लियर होता चला जाएगा। अगर लगे कि कहीं रटा रहा हूं तो दोबारा कभी जीवन में मेरा वीडियो मत देखना, लेकिन भरोसा करके एक बार वीडियो जरूर देखो आप। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी मुलाकात बेहतर टीचरों से हुई होगी तो जरूर इस बात को बताए होंगे कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपका सबसे बड़ा खेल रे डायग्राम खेलता है। कौन खेलता है? रे डायग्राम। अगर आपकी पकड़ रे डायग्राम पे हो गई, रे डायग्राम को अच्छे से समझना शुरू कर दिए, तो डेरिवेशन दोस्तों हवा में उड़ा दोगे, एकदम चुटकियों में आसानी से हो जाएगा। वो मैं साबित करके दिखा दूंगा, अभी देखते जाना। आप 2 से 3 मिनट इस रे डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि रे डायग्राम नहीं बनाओगे, डेरिवेशन आपको पता भी रहेगा, रट के क्या कर लोगे, फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो ध्यान से समझो। सबसे पहला काम क्या करना, अगर ये लेंस है तो लेंस की अपनी एक फोकस दूरी होती है। लेंस की क्या होती है? अपनी एक फोकस दूरी होती है। तो क्यों ना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस लेंस की फोकस दूरी इस पॉइंट पे है, ठीक है? इस लेंस की फोकस दूरी इस पॉइंट पे, इसे नाम दे देते हैं f1। जितने डिस्टेंस पे ये फोकस दूरी है, ध्यान से समझना, यहां से यहां के डिस्टेंस को फोकस दूरी कह रहे हैं, ठीक है? और ये वाला क्या हो गया? फोकस पॉइंट। इतनी दूरी पे फोकस पॉइंट है f1, तो इतने ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और फोकस दिखेगा और वो नाम होगा उसका f2। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई। उसके बाद तुम एक काम करना, एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? f1। अगर इतना ही सेम डिस्टेंस में यहां और ले लूं यहाँ पे, तो कोई भी बता देगा भैया अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को f1 कह रहे हैं तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी तो f1 ही होगा, क्योंकि दोनों की सेम डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस है उतने सेम डिस्टेंस अगर यहाँ पे ले ले तो f1 और f1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2f1। अब समझ आया यहाँ का पॉइंट? बहुत लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज होते होंगे कि अरे यार ये कहां से आ गया, लेकिन अब समझ आया एक्चुअली में फोकस ये नहीं बल्कि फोकस ये है, ठीक है? कि इतनी लंबी दूरी को बीच में कोई ना कोई पॉइंट देने के लिए किया गया है, ठीक है? अब आते हैं बारी इधर की तरफ। अगर जितने डिस्टेंस पे f2 है उतने ही सेम डिस्टेंस और ले लिया जाए, इसे बोला जाएगा 2f2। बताओ यहां तक समझ आया? जब यहां तक समझ आ जाएगा तो इसमें आपको वस्तु रखना कहां पे है? आप ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट आपको रखना कहां पे है? वस्तु इन दोनों के बीच में रखना है। वस्तु कहां रखना है? इन दोनों के बीच में। अब आप वस्तु रख दोगे, नाम दोगे इसे ए और बी का। यहां तक क्लियर है? अब जब आप वस्तु रख लेते हो तो उसके बाद ये जो आपका मुख्य अक्ष वाली लाइन है, ठीक है, इसी के समांतर एक रेखा खींची जाएगी। मालूम है ये बात? इसी के समांतर एक रेखा खींची जाएगी। देखना रे डायग्राम कितना प्यारा समझ आएगा आपको एकदम। इसी के समांतर क्या होगा दोस्तों? एक रेखा खींचूंगा मैं, ये देखिए खींच दिया। अब इसी के समांतर जब मैं एक रेखा खींच दूंगा, इस तरह से प्रकाश की किरण जा रही है, तो लेंस से जब टकराएगी तो जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराएगी तो क्या होगी? नीचे की तरफ झुक जाएगी, यानी अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? अपवर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जब ये अपवर्तित होगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और इधर खसका देते हैं, ठीक ना? थोड़ा सा खसका दिया गया। अब जैसे ही तो यहां से जो लाइन जाएगी ये अपवर्तित होते हुए इस तरह निकल जाएगी, और आप जानते होंगे ये मुड़ती हुई जो लाइन जाती है, जहां पे टकराती है उसी जगह क्या बनता है? फोकस बनता है। उसी जगह क्या बनता है दोस्तों? फोकस बनता है। समझ आए? तो आप कहेंगे फोकस तो आपने पहले ही बना दिया था। अरे भैया आप पहले नहीं भी बनाओगे, इसको टकराने के बाद भी बनाओगे तो यही बनाओगे ना, ठीक है? अब इतनी बात जब आपको समझ आ जाए दोस्तों, इतनी बात जब आपको समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद आपको एक और लाइन खींचना है, तो रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लाइन कौन सी खींचनी है? ध्यान दीजिएगा, आपको लाइन कौन सी खींचनी है दोस्तों? अब यहां से एक लाइन सीधे होते हुए प्रकाशिक केंद्र से आगे निकल जाएगा, ठीक है? अब आप ध्यान देना, ये बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, कि जब इन दोनों के बीच में अगर आपका वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब भी इन दोनों के बीच में ही बनेगा। यहां तक समझ आया? क्या बोला मैंने? कि बीच में रहेगा तो बनने वाला प्रतिबिंब भी बीच में होगा। देखो, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहां से एक लाइन आप खींचोगे इस तरह से, ठीक है? ये देखो, गया गया गया, एक गया, ये लाइन गया, ये देखिए, ठीक है? इस तरह से गया, जहां पे टकराया वही उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा? इस लाइन मुख्य अक्ष के नीचे टकराया, इसलिए प्रतिबिंब इसका उल्टा बना है। क्या बना है दोस्त? उल्टा। प्रतिबिंब बना है उल्टा। ए डैश बी डैश नाम दे दोगे आप इसे। क्या नाम दे दोगे? ए डैश बी डैश। इतनी बात समझ आ गई?
अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो एक पॉइंट क्यों ना हम इसका भी नाम दे दें। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं P। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, बाकी सब नेमिंग कर दिया हूं मैं। अब जब यहां तक आपका रे डायग्राम बन जाएगा तो अब मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे सुनते जाना और करते चले जाना, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपको त्रिभुज दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, डमरू की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? डफली वाले डफली बजा। अब देखो ये डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे, देखो बी ए बी, इस पॉइंट पे ओ, ए बी, इस पॉइंट पे मान लो टच हुआ है, इस पॉइंट पे ओ सीधे जा रहा यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, यानी ए डैश बी डैश। अब मैंने ये किया है, एक चीज आपको दिख रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ए वाला ट्रायंगल, ए वाला पूरा ट्रायंगल, और यहां से होते हुए ए वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है। ए एक बार दिखा दो फिर से, देखो टुई 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 टुई। यहां तक क्लियर है, आपको दिख गया। अब आप 10th क्लास में आप जानते होंगे कि अगर दो त्रिभुज समकोण है, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? समकोण है। ये भी 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे अगर इनका, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है। दोनों त्रिभुज क्या एक ही वैरायटी के हैं, तो क्या होगा? ये समरूप होंगे। समरूप का मतलब होता है सिमिलर होंगे, और जब ये समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, कहने का मतलब कि अगर एक तरफ सर्कल है एक तरफ वर्ग है, क्या ये समरूप है? नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? क्योंकि इसकी बिरादरी अलग है, इसकी बिरादरी अलग है। ये सर्कल वाले बिरादरी का है, ये वर्ग वाले बिरादरी का है। उसी तरह ये दोनों की बिरादरी सेम है, ये भी समकोण त्रिभुज वाला है, ये भी समकोण त्रिभुज वाला है, इसलिए समरूप होगा। जब समरूप होगा तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या है? लंब है, लंब को लिख लो ए बी। उस वाले का लंब कौन है? ए डैश बी डैश। ये जो है लंब का अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा? इसके आधार के अनुपात के, यानी आधार कौन है? तो ए, इसका आधार कौन है? ओ ए डैश। क्लियर? इसके बराबर होगा। अब इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देना है। कैसे लिखना है ध्यान से समझना। ये क्या है? त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश परस्पर समरूप है, या कह लीजिए समरूप है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर ये समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जैसे मैंने दिखा दिया। अब कैसे लिखना देखो, मैंने इस त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को पहले चॉइस किया है, और इसके ऊपर वाले त्रिभुज का लंब यूज किया है मैंने, ए बी, फिर बटे किया। अब इस नीचे वाले त्रिभुज का लंब इस्तेमाल किया है, ए डैश बी डैश। तो अब जब आधार लिखने की बारी आएगी तो गलती से पहले इसे मत लिख देना ऊपर में, क्योंकि इस त्रिभुज का इस्तेमाल किए हो पहले ऊपर में लिखने के लिए, बटे के ऊपर लिखने के लिए इस त्रिभुज का इस्तेमाल किए हो, तो आधार भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ए ओ या ओ ए आगे पीछे कर सकते हो। बटे के ऊपर हो गया, अब नीचे कौन होगा? नीचे वाले त्रिभुज का ए हो गया ओ ए डैश, इसे कह दोगे समीकरण नंबर एक। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अब की बात है, अगर यहां तक क्लियर हुआ तो इसी तरह का एक और डायग्राम दिखाता हूं आपको, देखना ना। फिर से डमरू बनाता हूं, यानी बोले तो डफली। ध्यान दीजिए, डफली डफली अब यहाँ पे देखो, ओ हो गया, पी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? F2 हो गया, यहाँ हो गया ए डैश, यहाँ हो गया बी डैश। यहाँ तक क्लियर है? जब यहाँ तक क्लियर है तो फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात। ठीक है, वही बात फिर से आ गया दोस्तों कि यहाँ पे, यहाँ बन जा भाई, यहाँ बन जा। कहाँ पे एंगल बन रहा है रे? अभी दोनों एंगल 90 डिग्री पे है, ये दोनों समरूप हो जाएंगे, यानी बोले तो त्रिभुज ओ पी F2 तथा F2 ए डैश बी डैश भी समरूप होगा। ठीक है, यानी यह भी समरूप है। अगर यह भी समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी लंब को पहले रख लो, OP बटा ए डैश बी डैश बराबर कौन होगा? OF2 बटा F2 ए डैश। यहां तक क्लियर है? अब आपको जैसे इसे समीकरण आपने एक माना, वैसे हम लोग मान लें इसे समीकरण दो। नहीं, यहाँ थोड़ा सा खेल है। यहाँ समीकरण दो, इसके बाद मानोगे कुछ करने वाला हो। क्या करने वाला हो देखो, दो क्या करने वाला हो ध्यान से देखो। अगर आप इतना हो जाने के बाद याद रखना, इसके बाद आपको एक चीज दिखाता हूं। क्या आपको ये आयत दिख रहा है? आयत, अरिजीत सिंह का गाना वाला आयत नहीं, तुझे याद कर लिया हूं आयत की तरह। ठीक है, ये दिख रहा है आपको आयत, ए बी पी ओ।
और आयत की परिभाषा क्या होती है, रेक्टेंगल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? रेक्टेंगल कहता है कि जस्ट अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी ये जो होता है ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा। यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओपी है, ओपी बराबर हो जाएंगे ए बी के। तो यहाँ लिखोगे बिकॉज हमें पता है कि ओपी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। इसलिए देयरफॉर, इसलिए ओपी के जगह पे हम लिखेगा ए बी, नीचे जो है वही रहेगा ओ एफ टू, एफ टू ए डैश, समीकरण नंबर 2। अब बताइए यहां तक समझ आया? अब यहां तक जो मैंने लिखा आप दिख रहा है यहां तक? अगर इन दोनों समीकरण को आप बड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से, तो आपको बराबर के इधर वाला और बराबर के इधर वाला दोनों बराबर दिखेंगे, यानी इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे सर जी? तो अगर x बराबर 5 हो, y बराबर 5 हो, दोनों अगर सेम है तो x और y आपस में बराबर हुए कि ना? हो गया ना? उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करने का? उसके बाद एक सिंपल सा काम करने का। और वो काम क्या है दोस्तों? वो काम है आप ये करोगे, आप ये करोगे भैया कि लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें पता चला। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी बोले तो ए ओ बटा ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू ए डैश। अब यहां तक हो गया। अब जब यहां तक हो जाएगा तो इसके बाद चिन्ह सहित मान रखेंगे। अब मान रखने से पहले आपको बता दो कौन क्या क्या है। देखिए ये क्या है आपका वस्तु है, तो हमेशा दूरी कहां से नापोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो वस्तु की दूरी यानी ए से ओ की दूरी जो होगी, ए से ओ की जो दूरी होगी वो वस्तु होगी। वस्तु इसके इधर जो भी मिलेगा वो निगेटिव होगा और इसके इधर जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, याद रखना। तो ये क्या है? वस्तु है। वस्तु की क्या नाप रहे हो? दूरी हो जाएगा, वस्तु की दूरी यू हो जाएगा और ये क्या है? निगेटिव में। ठीक है, अभी वैल्यू रखूंगा, पहले लिख लो एक जगह पे। फिर अगला क्या है? ओ ए डैश, ओ से ए डैश। ए डैश क्या? प्रतिबिंब है, तो ओ से ए डैश प्रतिबिंब है, यानी ओ से ए डैश क्या है? प्रतिबिंब, यानी भी पॉजिटिव या निगेटिव होगा? तो कहोगे सर पॉजिटिव होगा, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है दोस्तों, फिर आती है बारी ओ से एफ टू। ओ से एफ टू क्या है? फोकस है। ओ से एफ टू क्या है? फोकस है, यानी स्मॉल एफ हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव तो आप साफ साफ देख रहे हो इधर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आती है बारी किसका? एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश। ओहो, इसके बीच कैसे निकालेंगे? हमें तो हमेशा दूरी नापनी होती है ओ से। कहां से नापनी होती है? ओ से। और हमें क्या दिया है? एफ टू ए डैश। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो? इस टोटल में से, किसमें से? इस टोटल में से अगर इतना इतना अगर घटा दिया जाए, इस टोटल में से इतना घटा देने के बाद बताइए दोस्तों क्या इतना बचेगा या नहीं? बिल्कुल बचेगा। बचेगा कि नहीं? बचेगा। रहुआ लोग सुनता नहीं? बचेगा कि ना? बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? इतना बचेगा। बचेगा यानी कहने का मतलब मैं एफ टू ए डैश जो है इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं? ओ ए डैश में से ओ एफ टू अगर घटा दिया जाए, खुद देख लो, थोड़ा सेंस लगा लो, इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं? तो इसका मतलब मैं इसे सिंपल कर लूं, पहले इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा, इसके जगह पे क्या कर दूंगा? ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। क्यों किया मैंने? ये तो पता चला ना, क्योंकि हमें हमेशा दूरी ओ से नापनी है और यहाँ ओ का जिक्र ही नहीं हुआ, इसलिए हमें कुछ ताम झाम करना पड़ा। समझ आई मेरी बातें? जब यहाँ तक हो जाए तो वैल्यू रखना है। अब वैल्यू क्या है दोस्तों? ओ ए का वैल्यू कितना है? माइनस का यू। इसका वैल्यू कितना है? प्लस का भी। इसका वैल्यू कितना है? प्लस का एफ। प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ओ ए डैश कितना है दोस्तों? ओ ए डैश भी है। ओ एफ टू क्या है? एफ है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि यहां तक पहुंच जाओ तो समझ लो कि तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है, इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है केवल। समझ आई मेरी बातें? अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर का मिटाने वाला हूं। हो गया? चलो अब हमारे पास क्या है दोस्तों? माइनस यू बटा v बराबर एफ बटा v माइनस एफ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इधर गुणा होगा, यानी माइनस यू का गुणा किससे हो जाएगा? v माइनस एफ के साथ, और v का f से गुणा हो जाएगा। क्लियर? माइनस यू का गुणा करोगे तो माइनस यू भी, माइनस यू का f के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर हो जाएगा वी एफ। क्लियर है? यू एफ ऐसा ही रहने दो, वी एफ ऐसा ही रहने दो, माइनस में यू भी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में यू भी। समझ आई मेरी बात है?
जब यहां तक हो जाएगा कहोगे सर जी झूठ बोल दिया, आपने कहा था कि कैलकुलेशन खत्म होने के बाद आंसर आ जाएगा, नहीं आया। अरे भैया आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में, दोनों लास्ट लास्ट है, सच कह रहा हूं लास्ट है, ठीक है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू एफ के नीचे क्या हो जाएगा, यू भी एफ के नीचे क्या हो जाएगा, यू भी एफ, टुई 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 टुई, इतना होगा। अब इतना होने के बाद क्या होगा, जो कट रहा है काट दो, ढिसुम 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 ढिसुम, क्या बचा गुरु, यहाँ पे आपका बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बाई भी बचा। क्लियर है गुरु, पक्का, गुड, वेरी गुड। भी से भी गया, एफ से एफ गया, क्या बचा 1 बाई यू, वाओ वेरी गुड। यू से यू, भी से भी, 1 से 1, एफ, इतना आया। अब इस 1 बाई यू को इधर भेज दिया जाए, 1 बाई यू को इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा 1 बाई भी, 1 बाई यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा -1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। डेरिवेशन कंप्लीट, लेंस का सूत्र आपने प्राप्त कर लिया। मजा आया, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला था शुरू में कि अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप फिजिक्स का जितने भी डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स हो, आप इसी चैनल से पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। बस आप व्हाइट बोर्ड देख के घबराने की जरूरत नहीं है, कंटेंट बेहतर होना चाहिए, और कंटेंट आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे पहले से ही प्रश्न लिख करके, पहले से उत्तर लिख करके, उसे पढ़ पढ़ के जवाब देने वाला काम नहीं होगा। आपको यहाँ पे सब चीज एक एक पॉइंट क्लियर किया हूं। जैसे इसके पीछे जाकर के देखोगे तो 1 शॉर्ट वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना पड़ा हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है दोस्तों, जिसमें टोटल के टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है चैप्टर वाइज दोस्तों। या हर चैप्टर का 1 शॉट न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। पूरा भरोसा करके इस चैनल पे बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मार्क्स आपकी उम्मीद से बेहतर नहीं आया तो मैं अपना नाम बता दूंगा दोस्तों, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा लगन के साथ मेहनत करना होगा। वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को आग की तरह अपने दोस्तों में फैला दो दोस्तों। आग मत लगा देना भाई चैनल पे, दोस्तों को फैलाना है बस, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सब लोग इस चैनल से अच्छे से तैयारी कर सके दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।